आज का जो सेशन है ही है वो आप लोगों को पता भी होगा कि बेसिक ऑफ ऑटोकैड के बारे में ही आज सिर्फ डिस्कस होगा। लेकिन मैं साथ साथ इसमें ये भी चीज़ कवर करूँगा कि ये इम्पोर्टेंस इसकी क्या है अभी के टाइम में। क्या ये ज़रूरी है? अगर हम एक तरफ एक इंजीनियर होते हुए क्या ड्राफ्टिंग करना सही होता है या नहीं होता? किसी के ज़हन में, किसी के दिमाग में ये बात आती है कि नहीं, मैंने डिज़ाइनिंग सीखनी है, मुझे एस्टिमेशन करना है, कॉस्टिंग एनालाइज़ करना है, तो क्या ड्राफ्टिंग ज़रूरी है कि नहीं? तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप एक इंजीनियर हैं, तो आप ड्राफ्टमैन भी आपको होना चाहिए और ड्राफ्टिंग भी आपको आनी चाहिए। अगर आप ड्राफ्टिंग नहीं करते किसी वजह से, मतलब या तो आपको कभी मौका नहीं मिला ड्राफ्टिंग करने का, तो वो वजह अलग है, वो रीज़न समझ में आती है, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहते, ये गलत है। क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको इसका यूज़ मिलेगा, आप आगे इंडस्ट्री में जाएँगे, काम जब करेंगे तो ये आपको काम आएगा। बहुत से लोग इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं, सिर्फ़ डिज़ाइन पे फ़ोकस कर देते हैं और उनकी जो ड्राइंग स्किल है या ड्राफ्टिंग स्किल है, वो थोड़ी पीछे रह जाती है। तो उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ये अभी के टाइम में इस चीज़ देखने को मिल रहा है ज़्यादा। तो इस वजह से इस सेशन को रखा गया है कि इसका इम्पोर्टेंस पता चले आपको कि ये कितनी ज़रूरी है। तो आज का ये होगा 1 घंटे का जो सेशन है मेरा, इसमें मैं आपको बेसिक वो कमांड बताऊँगा जिसमें आप जैसे एसएल ऑटोकैड तो अपने आप में सीखने चलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, 1 दिन में तो वो कवर नहीं होगा। लेकिन मैं उस इम्पोर्टेंट टूल्स की बात ही करूँगा जिसको आप सीख कर कोई भी ड्राफ्टिंग स्किल को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं सिर्फ़ उस कमांड्स को आप अगर प्रैक्टिस में रखते हैं तो। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको यहाँ आप देख रहे होंगे कि अब मैंने ऑटोकैड ओपन कर रखा है। ये इसका यहाँ से आप यहाँ ऑप्शन आता है गेट स्टार्ट ड्राइंग, ठीक है? ये जो फाइल्स आपको यहाँ पर दिख रही है, इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी रिसेंट ड्राइंग जो मैंने सेव कर रखी है, ये जो भी अभी रिसेंट में जो ड्राइंग हमने सेव किया है, ये उस ड्राइंग को बता रहा है कि यहाँ पर आपने इससे पहले कौन-सी ड्राइंग सेव की है, इससे पहले उससे जस्ट पहले कौन-सी ड्राइंग सेव की है, डेट और नाम के साथ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से ही इसे यूज़ करें। आप जिस फ़ोल्डर में जहाँ पर आपने कोई फ़ाइल सेव कर रखी है, वहाँ से भी आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको नई फ़ाइल ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा एक विंडो ओपन हुआ। ये एक तरह का पेज है, ठीक है? आप जब भी कोई फ़ाइल या ड्राइंग हमें किसी बेस पे भी बनाना होता है, चाहे वो कोई भी पोर्शन हो हमारा, मैकेनिकल का पार्ट हो, इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो, प्लम्बिंग का पार्ट हो, किसी भी पोर्शन पे जब हम काम करें, तो वहाँ पर एक वहाँ हम ये देखेंगे कि हम किस यूनिट में काम करना चाहते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे लिए यूनिट है और इसके पेज का लिमिट है कि पेज सेटअप हमारा क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम पेज सेटअप में गड़बड़ा जाते हैं। पेज सेटअप हमें समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैं पहले यूनिट पे फ़ोकस करता हूँ। यूएन यूनिट के लिए कमांड है हमारे लिए यूएन एंटर। आप यूएन एंटर करेंगे तो यहाँ पर
एक विंडो ओपन होगी। आपको यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि लेंथ टाइप आप जो बनाना चाहते हैं, डायमेंशन, आप जिस डायमेंशन को यूज करना चाहते हैं, जिस यूनिट को यूज करना चाहते हैं, वो यूनिट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब पहला है आर्किटेक्चरल। फीट और इंचेस में अगर आप यूनिट ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप आर्किटेक्चरल पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे प्रिसिजन है, इसमें आप उसके रेंज को सिलेक्ट करेंगे कि आप इंचेस की वैल्यू जो है 0 फीट 0 इंच तक ही कवर कर रहे हैं, या अगर रेंज उसका 1/2 इंच या 1/4 इंच, इस तरीके से आप इसकी प्रिसिजन वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर आपको बता दूं कि फीट और इंचेस में हमारा जो काम होता है वो फीट और इंचेस में कम होता है। प्लीज आप लोग स्केच ना करें, आपके तरफ से कुछ स्केचिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, आप उसे कोशिश करें कि आप इस स्केच को आप इरेज कर दें, क्योंकि जो भी बात होगी वो सेशन के बाद ही हो सकती है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, उसी टाइम में हमें इसे कवर करना है। तो ये जो बेसिक टूल्स हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो ठीक है, थोड़ा देर आप इसे सुन लें। नहीं जानते हैं तो आपके ये फायदे के लिए ही है, आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। आप इसे देख लें ज़रा, ठीक है। तो अक्सर जो हमारा काम होता है वो एमएम में होता है, मैट्रिक यूनिट पे होता है, तो हम लोग उसमें डेसिमल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल में हम इसे प्रिसिजन वैल्यू को हम नियरेस्ट आप किस में ले सकते हैं, 2 डेसिमल तक ले सकते हैं, 3 डेसिमल तक ले सकते हैं, जैसा आपको यूज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 डेसिमल तक इसे यूज कर रहा हूँ। इंचेस, यहाँ से आप यूनिट को डिसाइड करेंगे कि आपको किस में रखना है। डेसिमल तो हमने रख लिया, अब डेसिमल में हम मिलीमीटर में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं, किस में रखना चाहते हैं। तो अक्सर जो हम ज्यादातर काम करते हैं वो मिलीमीटर में करते हैं, तो हमने यहाँ पर यूनिट को मिलीमीटर सेट कर लेना है, ठीक है। ओके, ये पहला स्टेप है हमारा। जब कोई काम करेंगे तो हम इस यूनिट को सेट कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है पेज लिमिट की, कि पेज लिमिट के कई तरीके हैं। मैं बहुत आसान सा रूल बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे कमांड्स इसके लिए यूज होते हैं, लेकिन वो कमांड्स मैं नेक्स्ट डे यूज बता दूंगा आपको। आज जो बता रहा हूँ कि आपको रेंज अगर डिसाइड करना है, सपोज आपका रेंज है, आपको कोई ड्राइंग बनानी है, उसका कुछ रेंज है आपके पास कि 10,000 mm के अंदर अंदर ही उसको लेंथ कवर, उसका जो एरिया है 10,000 बाई 20,000 के रेंज में ही है। तो आप एक डायरेक्ट लाइन लेकर, एल लाइन के लिए एक कमांड है एल एंटर, और आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करो और दूसरे पॉइंट पे आप वैल्यू डाल दो जो भी आपका रेंज है, ठीक है। और उसके बाद आप उसे जूम, जेड एंटर, ई एंटर, जूम एक्सटेंड। जब जूम एक्सटेंड कर दोगे तो जो भी लाइन आपने बनाई है उसके हिसाब से वो लाइन, आपकी पूरी लाइन, पहले आपने, आपकी लिमिट हो सकती है पेज की सिर्फ 100 mm तक ही हो, लेकिन आपने जब 10,000 देकर लाइन को एक्सटेंड किया तो आप उसे जूम आउट या जूम इन करके उसे सेट करना चाहोगे तो उसमें टाइम लग सकता है। आप उसमें एक कमांड डाल, एंटर करो, जेड एंटर, ई एंटर। उससे होगा क्या कि वो जो भी आपने ड्राइंग बना रखी है या जो भी स्केच कर रखा है आपने ऑटो कैड पे, वो सारा उसकी जितनी भी लिमिट है आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी हमारे पास, हमने यहाँ तक से यहाँ तक की लिमिट डिस्टेंस से नाप ली, डी आई एंटर। ये कमांड है डिस्टेंस मेजर देखने के लिए, डी आई एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर अभी लिमिट आपको ओवरऑल नॉर्मल बता रहा है 14,000 के करीब, ठीक है ना, 14 यानी 15,000 के करीब। आप इसे चाहते हो कि नहीं, मुझे यहाँ पर 15,000 नहीं चाहिए, 15 लाख के करीब चाहिए, तो आप इसे, या
उससे भी ज़्यादा चाहिए, 13,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, तो आप एक लाइन लो और 13,000 या हमने अभी क्या दे दिया 3 लाख एंटर कर दिया और फिर Z एंटर E एंटर कर दो, तो वो डायरेक्ट पूरा का पूरा जो आपकी लाइन है वो एक्सटेंड हो जाएगी आपके स्क्रीन के ऊपर। अब इसका एक एग्जांपल और देता हूँ जो आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है इसको समझना। बाद में न तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिट सेट होता है पहले से, और उसमें हम जब जूम इन जूम आउट में क्या होता है कि आप जैसे किसी जगह पर आपने एक लाइन छोटा सा यहाँ पर कवर कर लिया, अब इसको जूम आउट करना है तो आपने ये जूम आउट किया, कर्सर से ही जूम इन जूम आउट होता है, ये आपको भी पहले से पता होगा। तो अब देखते हैं, देखिए इसका एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन किसी एक जगह पे एक कॉर्नर पे मैंने यूज किया, उसी के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन किसी अलग कॉर्नर पर मैंने एक यूज किया, ठीक है। अब ये लाइन मुझे यहाँ पर नजर तो आ रही है, लेकिन अगर मैं जूम आउट करते हुए इसको आगे कर दूं, अब मुझे ये हाइड दिख नहीं रहा है, ये हाइड हो गया स्क्रीन से, ये हाइड हो चुका है। तो अब इसके बाद अगर हम कोई कमांड यूज करना चाहते हैं और मुझे इसके सेटअप्स के बारे में जानना है कि इसका रेंज क्या है, या मुझे वो लाइन देखना है दोबारा, तो मैं कितना जूम इन करूं या जूम आउट करूं कि वो लाइन मुझे नजर आ जाए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि स्क्रीन पे आप जो भी चीज बनी है, चाहे उसका रेंज कुछ भी हो, एक बहुत उससे बहुत दूर डिस्टेंस पे रखा गया है और आपको फ्रंट पे कोई और चीज दिख रही है, लेकिन जो आपने बनाया है वो आपको मिल नहीं रहा है, या आप देखना चाहते हैं कि इस ड्राइंग जो हमें अभी मैंने फाइल ओपन किया है इस जगह पर, जैसे मुझे इतना पता है कि ये एक स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है अभी सामने, इस स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर कोई और स्ट्रक्चर है, इस स्केच को आप प्लीज, मेरी आवाज आ रही है तो आप स्केच को ये इरेज कर दें। हाँ, तो अभी देखें यहाँ पे आप, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ये मेरे पास एक ऑप्शंस मुझे नजर आ रहा है कि ये स्क्रीन पे एक स्केच मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। इस स्केच के अलावा मुझे पता करना है कि क्या कुछ और ड्राइंग भी इस पेज पे जो इस सेटअप पे अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट कमांड जो अभी मैंने बताया, जेड एंटर ई एंटर, जेड एंटर ई एंटर, तो आप देखेंगे कि ये स्केच आप, ये पूरे ही जो भी स्केच आपके स्क्रीन पे या इस पेज पे बना हुआ होगा उसको एक्सटेंड कर देगा। मैंने ये लाइन बनाई थी, ये सर्कल अभी बीच में था, रेक्टेंगल, और एक लाइन आपकी ये थी, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका पेज सेटअप इतना का रेंज क्या है और इसमें क्या चीज आप बना सकते हैं, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हम अपनी ड्राइंग की लिमिट कितनी रख सकते हैं और किस रेंज तक हम जा सकते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अब जो आगे जाते हैं, जैसे मुझे मालूम है कि मेरा लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं डायरेक्ट, मुझे इसको छोटा करने के लिए आसान तरीका है कि कभी हो सकता है कि लिमिट हमारा 1 लाख 2 लाख 3 लाख स्क्वायर के बराबर लिमिट हो, तो उतने लिमिट की तो ज़रूरत ही नहीं है ना हमें। तो हम इसे डायरेक्ट लाइन से एक ड्रॉ करेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000 की लिमिट ही चाहिए, तो 1000 देकर एंटर कर देंगे और Z एंटर ई एंटर कर देंगे, तो वो
स्क्रीन के सामने हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। इसके अलावा भी पेज सेटअप का और तरीका है, लेकिन मैं जो ये यूज करता हूँ, इसे बेसिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आप इसमें एक लिमिट के कमांड भी लगते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी जो इम्पोर्टेंट कमांड्स की मैं बात करूंगा, तो पहला तो हो गया ये। अगला जो ऑप्शन आता है स्टार्ट, जो होता है कि हम किस कमांड को यूज करते हुए ड्राफ्टिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कमांड है वो आप देखेंगे, ड्रॉ कमांड्स, मॉडिफाई कमांड्स, एनोटेशन में टेक्स्ट एंड डायमेंशन कमांड्स एंड लेयर कमांड्स, एंड यहाँ पर दिख रहा है प्रॉपर्टी और ब्लॉक। बस इतने से कमांड्स को ही हम यूज करेंगे, और हम बाकी और भी सारे ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन अगर मुझे इस कमांड्स के बारे में पता है और इसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बारे में हम समझ जाते हैं, तो हम जो भी एमएपी के, एटलीस्ट एमएपी या आप कह सकते हैं आर्किटेक्चरल पोर्शन, स्ट्रक्चर पोर्शन और एमएपी पोर्शन, इसके लिए तो आप इतने कमांड्स इनफ है आपके लिए। अब इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो ऑटोकैड पे यूज हो रहे हैं, जैसे अब फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी ऑटोकैड पे आ चुका है। तो उन सब चीजों के लिए हो सकता है कि कुछ एडवांस या कुछ ऑप्शंस और ऐड किए गए होंगे या यूज किए जा रहे होंगे, बट क्योंकि ये हमारी लाइन नहीं है तो मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आपके एमएपी के लिए ये इतने कमांड्स इनफ है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ड्रॉ कमांड से। और ड्रॉ कमांड्स के लिए हमारे लिए जो जरूरी है वो सबसे पहला है लाइन कमांड। ठीक है, तो लाइन कमांड किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको, जैसे इसको ऑटोकैड को इसी तरह से समझना है कि अगर आप के हाथ में स्केच दे दिया जाए और एक पेपर दे दिया जाए, तो आप किस मेथड से ड्राइंग बनाते हो। तो हर किसी के मेथड बनाने, जो ड्राइंग बनाने का स्किल अलग अलग है। अगर कोई एक घर का नक्शा ही हम बनाने के लिए बैठ जाएं स्केच लेकर और पेपर लेकर, हो सकता है कि किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो और एंडिंग अलग हो। वही दूसरा बंदा किसी और तरीके से स्टार्ट करेगा, एंड करेगा, लेकिन उसमें जो यूज करने वाली चीजें होंगी वो स्केच होगा, और इस स्केच के जरिए ही वो उसे ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से कुछ टूल्स दिया गया है जो आप यूज करेंगे। जैसे पहला टूल्स है लाइन कमांड। लाइन के लिए हम एल एंटर करते हैं, शॉर्ट की है ये इसका, एल एंटर। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये आपसे पूछ रहा है कि पहला पॉइंट आपको कहाँ रखना है। तो आप देखें यहाँ पर पहला पॉइंट आपने रखा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आप कौन से पॉइंट पे आप जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी चीज है कि जब पॉइंट आप दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या स्ट्रेट बनाना है या किसी एंगल पे बनाना है। तो अक्सर जो है हमें जो कमांड्स हम ड्रॉ करें उसका इस बात से ख्याल रखें कि जरूरत पड़ती है वो आप स्ट्रेट पॉइंट, या तो आप जो चलें 90 डिग्री पे चलें, या 80 डिग्री बनाना चाहते हैं, या 270 डिग्री बनाना चाहते हैं, या 360 डिग्री पे बनाना चाहते हैं। कहने का मकसद है कि आपको यहाँ से एक कमांड ऑर्थो मोड का ऑप्शन आता है यहाँ से कर्सर पे, जिसका शॉर्ट की F8 है। आप F8 भी प्रेस करेंगे, या यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ऑर्थो मोड का, इसे आप क्लिक कर लेंगे, तो ये आप जब भी बनेगा स्ट्रेट लाइन, आप देखें किसी ये 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, इस तरफ जा रहे हैं तो 180 डिग्री पे है, और नीचे जाएंगे तो 270 डिग्री पे है। ठीक है, तो आप अगर इन सब लाइन इस डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं तो आपको ये ऑर्थो मोड को ऑन रखना होगा। और अगर आप इसके अलावा किसी और एंगल्स पे जाना चाहते हैं तो ऑर्थो मोड ऑफ करके भी आप यूज कर सकते हैं, या आप शिफ्ट प्रेस किए रहें। आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस कर लेना है, तो ये आप किसी भी एंगल्स पे फिर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं बनाते वक्त। यानी इसका नेक्स्ट पॉइंट आप किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। आपको वो पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पर है, या आप उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप शिफ्ट हटा देंगे प्रेस, आप वहां से शिफ्ट को प्रेस नहीं रखेंगे, तो आप फिर यही
4 डायरेक्शन पे जाएंगे, 0 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पे और 270 डिग्री एंगल पे। जैसे कि मैं दूसरा पॉइंट 50, अगर मैंने 50 प्रेस कर दिया और एंटर किया तो ये देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 50, इस पे ऑप्शन पे 1 मिनट कॉल आ रही है, 1 मिनट। हाँ हेलो, सॉरी वो कॉल आ गई थी। हाँ तो मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा था। तो अब मैं, असल क्या है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ पे आपको बताऊं। मैं ज़रा स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी सेशन में मुझे आपको एचवीएसी के, नेक्स्ट सेशन में मुझे एचवीएसी ड्राफ्टिंग बतानी है। तो ड्राफ्टिंग बताने के लिए मैं कुछ टूल्स चाह रहा था कि इस सेशन में मैं आपको ये टूल्स कवर कर दूं। तो पहला टूल जो है हमारे लाइन्स कमांड स्टार्ट होता है। लाइन से आप लाइन्स के बारे में जान चुके हैं कि लाइन कमांड बनाने के लिए आप पहला पॉइंट प्रेस करेंगे, फिर आप डिस्टेंस देंगे कि जिस डिस्टेंस पे जाना है। जैसे मैंने 100 डिस्टेंस दिया। अब 100 के बाद आपको डायरेक्शन क्या रखना है, तो वो डायरेक्शन, जैसे मुझे एक रेक्टेंगल फेस पे कुछ बनाना है अगर, तो मुझे अप डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखना है या डाउन रखना है। तो आप कर्सर के साथ, सिर्फ आप इसको कर्सर के साथ आप मैनेज करेंगे इसके, कि लेफ्ट लेना है राइट लेना है। तो कर्सर को ऊपर किया मैंने और डायरेक्शन मैंने 50 दे दिया। अब अगला पॉइंट आप कहाँ रखना चाहते हैं, आप इसे पॉइंट से मिला सकते हैं। तो ये लाइन कमांड के जरिए आप किसी भी चीज को आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको जो ड्रॉ करना है उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, और फिर कौन सा पार्ट बनाना है उसके बारे में आपको पहले से क्लियर हो, तो आप कुछ बना सकते हैं इसके जरिए, लाइन के जरिए। जैसे अब मैं लाइंस के जरिए आपको, यहाँ पर एक लाइंस और रेक्टेंगल, दो ऑप्शन दिख रहा है। पहले मैं इन दोनों को कवर कर दूं, और एक ऑफ लाइन कमांड हो चुका है। अब आ जाते हैं पॉली लाइन में। पॉली लाइन के लिए आपका शॉर्ट की है PL। इसमें भी वैसा ही काम करना है हमें जैसे लाइन कमांड्स के लिए हमने स्टेप लिए थे। फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरह से लाइन कमांड्स काम कर रहा है वैसे ही यहाँ पर पॉली लाइन काम करेगा। फर्क इन दोनों में क्या है कि लाइन कमांड्स के जरिए आप जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे ये आपने लाइन कमांड के जरिए बनाया, और इसके बाद आपने दूसरा स्टेप पॉलीलाइन लिया, पॉलीलाइन को यूज करते हुए एक स्केच बनाया। इन दोनों को देखने में तो कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो पॉलीलाइन के सारे सेगमेंट आपस में, पॉइंट्स जो है वो ज्वाइंट होंगे, और ये आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे। इसकी सिर्फ दो स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये लाइन है, ये पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन आपस में जहां तक जैसा भी स्ट्रक्चर बनाओगे आप, ये आपस में सब ज्वाइंट होगा, और ये ज्वाइंट नहीं होंगे। तो लाइन कमांड को पॉलीलाइन में बदलने के लिए यूज किया जाता है ज्वाइन कमांड, जे एंटर, और आप सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो यहाँ पर एक कमांड, यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास वो सारा जो सेगमेंट था वो ज्वाइंट हो चुका है। और इसी के साथ आप ज्वाइंट कमांड को, अगर लाइन यानी पॉलीलाइन कमांड्स को आप लाइन कमांड में बदलना चाहते हो, तो इसके लिए एक्सप्लोड आता है, EX, एक्सप्लोड, सिलेक्ट, एंटर, एक्स एंटर, सिलेक्ट एंड एंटर। तो ये देखिए कि सारे लाइन कमांड्स जो हैं वो आपके पॉलीलाइन कमांड्स लाइन कमांड्स में बदल गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये बता देता है कि ये पॉलीलाइन है, और इस पे आप जब कर्सर रखेंगे तो ये आपको
गाइड कर देगा कि ये लाइन क्या है। तो इसमें कर्सर जब आपने रखा है तो इसमें देखिए कलर्स, लेयर्स और लाइन टाइप, ये तीनों के बारे में बता रहा है। लेकिन अभी हमने इन तीनों के बारे में नहीं कुछ बात की है, डिस्कशन नहीं किया है कि कलर्स क्या है, लेयर्स क्या है और लाइन टाइप क्या है। ये आगे मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल चलते हैं, ये 2 स्टेप्स हमने देख लिया। अगला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कमांड है वो रेक्टेंगल है। कि डायरेक्ट रेक्टेंगल आप लाइन कमांड से भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल आप पॉलीलाइन से भी बना सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल इन सब को बनाने के लिए आपको अलग अलग सेगमेंट्स को जो आपने मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से आपको पैरामीटर डालना होगा। जैसे पहला आपने 100 डाला, दूसरा आपने 50 डाला, 50 बाई 100 का बनाना है, 100 फिर डाला और आपने फिर 50 डालकर इनपुट डेटा देकर इसे रेक्टेंगल बना दिया। लेकिन आप यही रेक्टेंगल डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको REC एंटर करना होगा। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है आपका, तो पहला कॉर्नर पॉइंट आप पिक करें। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट में मुझे डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन शॉर्ट में आप @ का यूज करें, @ और उसमें आपने वैल्यू देना है। तो @ अभी 1 मिनट, REC एंटर। यहाँ से डायमेंशन पे जाएं, डायमेंशन पे पहला डायमेंशन मैंने 100 दे दिया, दूसरा डायमेंशन मैंने 50 दे दिया और उसके बाद क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट की है, आप रेक्टेंगल डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा रेक्टेंगल कमांड बनाने का ऑप्शन यहाँ पर है कि फर्स्ट पॉइंट और @ देकर आप दोनों ऑप्शन दे दें। लेकिन अभी @ यूज नहीं होगा क्योंकि हम जूम पे कनेक्ट हैं, जूम पे @ ऑप्शन कनेक्ट नहीं हो रहा है इस कमांड पे, जो ऑटोकैड पे। इसकी वजह ये होगी कि जूम परमिशन मांग रहा है, ये जूम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी मैं वो कमांड आपको यूज करके नहीं दिखा सकता। सिर्फ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि आप अगर वो कमांड आपसे यूज नहीं होता तो दूसरा कमांड यहाँ पर REC एंटर करें, पहला पॉइंट प्रेस करें और डायमेंशन पे आ जाएं डायरेक्ट। और डायमेंशन का शॉर्ट की आपको दिख रहा है D, आप D प्रेस करेंगे तब भी एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो आप डायमेंशन पे क्लिक करके रेक्टेंगल का लेंथ जो देना चाहते हैं वो एंटर करें, विड्थ जो देना चाहते हैं वो एंटर करें और फिर आप कर्सर को क्लिक कर दें। तो ये 3 ऑप्शंस हुए, लाइन, रेक्टेंगल और पॉलीलाइन। इसके जरिए आप इन 2-3 ऑप्शन के जरिए आप क्या बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो ऑप्शन हुआ, अभी मैंने सिर्फ 3 ही कमांड पढ़ाया है, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल और सर्कल। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट, सॉरी सर्कल नहीं पढ़ाया, सर्कल मैं नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ाऊंगा। इसमें मैं मॉडिफाई पे आ जाता हूँ कि मॉडिफाई की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है। मॉडिफाई कमांड्स क्या है कि जो भी आप स्केच बनाते हैं उसमें कुछ एडिट करना हो या उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए ये कमांड यूज होता है। जैसे पहला मूव है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया, इसी रेक्टेंगल पे आप एक लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं और इस रेक्टेंगल को आप डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं। तो मूव करने के लिए सेलेक्ट करें रेक्टेंगल और यहाँ से कमांड उठाएं मूव, M एंटर करें और पॉइंट लें। आप किस कॉर्नर को उठा के कहाँ मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपसे ऑटोकैड पूछ भी रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपका बेस पॉइंट क्या होना चाहिए। तो बेस पॉइंट मेरा, अगर आप इस मिडिल वाले पॉइंट को यहाँ रखना चाहते हैं तो मिड पॉइंट क्लिक करें और उसके बाद उसे अगले पॉइंट पे प्लेस करें। अगर आपका पॉइंट, फिर कमांड डालें M एंटर, अगर आपका पॉइंट ये होना चाहिए, आपको लगता है इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट से मिलाना है, तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट आपका ये होगा और प्लेस ऑन हेयर। ठीक है, तो ये मूव कमांड हुआ आपका। मूव कमांड आप डायरेक्ट और
पॉइंट टू पॉइंट के साथ भी मैच कर सकते हैं, या आप कुछ डायमेंशन भी देना चाहते हैं। जैसे आपने मूव कमांड के लिए कमांड डाला और आप इसे पॉइंट पे क्लिक करते हुए आप इसे डिस्टेंस देना चाहते हैं कुछ, तो हमने यहाँ से कुछ डिस्टेंस दे दिया। एंटर, फर्स्ट पॉइंट और 300 का डिस्टेंस दे दिया। तो देखिए ये 300 के डिस्टेंस पे मूव हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जब आप किसी ड्राइंग पे काम कर रहे हैं तभी ये सारी चीजें आप वहां अप्लाई कर सकते हो, एग्जैक्ट जिस डिस्टेंस पे आपको जाना है। ठीक है, जब तक आपको ये पता नहीं है तो सिर्फ आप इसे प्रैक्टिस में आप कुछ भी डिस्टेंस देके आप इसे यूज कर लो। लेकिन जब मैं आगे बताऊंगा कि एग्जैक्ट आप मूव लोग जब करते हैं, जैसे आपको अगर मैं दिखा दूं कि जैसे ये एक ऑप्शन है मेरे पास, एक लेआउट बना हुआ है। इस लेआउट पे एक पोर्शन पे मैं यहाँ पर एक फर्नीचर रखता हूँ। ये एक टेबल है, राउंड टेबल। इस टेबल को मुझे यहाँ मूव करना है, तो मैं इसे एंटर करके, अगर मुझे इसका डिस्टेंस पता है तो मैं यहाँ से मूव करते हुए, मुझे पता है कि मुझे 130 पे मूव करना है, तो मैं 130 दे दूंगा तो ये डिस्टेंस पे मूव हो जाएगा। या अगर मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता है तो फिर मैं एंटर करके इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये आपका एक पहला जो था मूव कमांड है। अगला जो ऑप्शन आता है वो कॉपी कमांड आता है। सेम इसी तरह है, कॉपी के लिए CO एंटर, select object and specify base point and then copy। वहां क्या हो रहा था, वो ऑब्जेक्ट आपका मूव हो जा रहा था, यहाँ वो ऑब्जेक्ट मूव भी होगा और साथ में कॉपी भी होगा। ठीक है, तो ये मूव और कॉपी में ये फर्क है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। CO एंटर, बेस पॉइंट एंड देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अगला ऑप्शन है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है मिरर कमांड। मिरर और ऑफसेट कमांड। पहले मैं मिरर के बारे में बताता हूँ, फिर ऑफसेट के बारे में बताता हूँ। मिरर, आप अगर कोई मिरर इमेज बनाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास एक लाइन है, मैंने यहाँ से एक 100 mm एक डिस्टेंस ले लिया और मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने एक सर्कल बनाया, या यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, इस वाले पॉइंट पे एक रेक्टेंगल बनाया। अब सेम इसी ऑप्शन को मुझे इधर मिरर करना है, इसी ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को आप मिरर करने के लिए क्या करेंगे, MI एंटर, मिरर का शॉर्ट की है, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब ये आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई मिरर पॉइंट। मिरर पॉइंट आपका कौन सा होना चाहिए, जो भी आपका मिरर पॉइंट है वो मिरर पॉइंट आप सिलेक्ट करें और क्लिक करें, और उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट बताना है। तो मिरर आपको किधर दिखाना है, अगर आपने मिरर की लाइन इस तरफ बनाई तो ये आपको गाइड करेगा कि ये इसका मिरर आपको इस तरफ बनेगा। ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि मिरर आपका किस तरफ बन रहा है। अगर आपने दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करते हुए एंटर कर दिया तो ये इधर मिरर उसका बना देगा, मिरर इमेज है। अगर यही चीज, यही ऑब्जेक्ट को मैं इधर दिखाता हूँ, बैक कर देता हूँ जरा, सेलेक्ट, MI एंटर, और अगर मेरा बेस पॉइंट यही होता लेकिन कुछ इस पॉइंट पे होता, तो मैं दो तरीके से मिरर कर सकता था। एक इस तरफ भी मिरर लाइन बन सकती है और एक इस तरफ। इस तरफ अगर इस साइड मिरर लाइन बनेगी तो इसका मिरर इमेज इस तरफ बनेगा, और इस साइड मिरर लाइन बनेगी तो इसका इमेज इस तरफ बनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है जो आपको आगे ड्राफ्टिंग, जब आप किसी भी सर्विस की ड्राफ्टिंग करेंगे, चाहे वो HVAC की ड्राफ्टिंग हो, इलेक्ट्रिकल की ड्राफ्टिंग हो, प्लम्बिंग की ड्राफ्टिंग हो, किसी भी चीज़ की ड्राफ्टिंग हो, उसमें ये ऑप्शन टूल्स बहुत बार यूज होते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे बताया, लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीलाइन, ये यूज होंगे। और यहाँ पर मूव, ट्रिम, मूव, मिरर और कॉपी। अगला जो है हमारे लिए जो हम बताएंगे वो ऑफसेट कमांड बताते हैं।
ऑफसेट कमांड क्या होता है, जैसे मैं अगर एक रेक्टेंगल बनाता हूं, उसे कुछ इसके अंदर किसी डिस्टेंस पे मैं चाहता हूं कि ये ऑफसेट इसी लाइन को, या मैं अभी आपको इससे इजी करके बताता हूँ। एक मैंने लाइन लिया 100 mm के, और मैं इसी के साथ एक और लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ कंटिन्यू 10 टाइम्स। मतलब ऑब्जेक्ट अगर मुझे ऐसा ही 10 लाइंस और बनाने हैं और कुछ डिस्टेंस पे बनाने हैं, तो उसके लिए मैं बार बार इसे कॉपी एक कमांड हमारे पास कॉपी कमांड है, कॉपी से भी हम इसे यूज कर सकते हैं। और एक कमांड हमारे पास ऑफसेट है। ऑफसेट कमांड ज्यादा इजी है। ओ एंटर ऑफसेट। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, जैसे मुझे 20 के डिस्टेंस पे 20 mm के डिस्टेंस पे इसका ऑफसेट बनाना है। तो देखें ये 20 mm के डिस्टेंस पे आप उसको इस तरफ ऑफसेट करना चाहते हैं या उसके अपोजिट साइड में ऑफसेट करना चाहते हैं, जिधर भी करना चाहते हैं क्लिक कर लें। ये आपका इसी पे ऑफसेट बन गया। फिर आप इस पे क्लिक करते जाएं, ये ऑफसेट बनता चला जाएगा। अगर आपको मल्टीपल ऑफसेट चाहिए तो सिलेक्ट करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नीचे मल्टीपल। आप बस माउस को क्लिक करते जाएं, वो ऑफसेट तैयार करता चला जाएगा जितने डिस्टेंस पे, और आपको जितनी चाहिए आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कॉपी कमांड से भी यूज हो जाएगा, लेकिन कॉपी कमांड में आपको बार बार वैल्यू डालनी पड़ेगी डिस्टेंस की। यहाँ पर आप सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं और आप क्लिक कर रहे हैं तो जनरेट हो रहा है। लेकिन कॉपी कमांड और ऑफसेट में फर्क ये है कि जैसे अगर आपके पास यही चीज रेक्टेंगुलर शेप में होता, REC एंटर @ 100 बाई 100 का आपका यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में स्केच आपने बनाया और आपने ऑफसेट डाला 10 और इसे आप ऑफसेट करना चाहते हैं, तो देखिए ये इस तरह से ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर आप कॉपी कमांड यूज करेंगे तो ये कॉपी कभी भी इसे इसके अंदर कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपी जब भी करेगा तो ये कॉपी इस तरह से होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम इस कमांड्स को यूज ऑफसेट से ही हम इस सेटिंग्स को जो एक स्केच बनाना चाह रहे थे उस स्केच को हम ऑफसेट कमांड से ही यूज कर सकते हैं। कॉपी कमांड से हम लाइन वाले ऑप्शन को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में कोई ऑप्शन है या सर्कुलर पाथ स्केच बनाया हुआ है, यहाँ पर आपने कुछ ऑफसेट कमांड यूज करने हैं तो आप इसे यूज नहीं कर सकते सिर्फ कॉपी से। यहाँ पर आपको ऑफसेट कमांड ही यूज करना है। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टूल्स थे जैसे मिरर और मूव्स, स्केच, अब आ जाते हैं स्केल पे, और उसके बाद मैं डायमेंशन पे आ जाऊंगा डायरेक्ट कि डायमेंशन और लेयर्स पे, जो हमारे लिए जो किसी भी ड्राफ्टिंग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ड्राफ्ट करते हैं तो वहां पर हमें डायमेंशन की जरूरत पड़ती है और हमें लेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं पहले डायमेंशंस पे बात करूंगा कि अगर मुझे यहाँ पर मेरे पास हैंड एक ये स्केच है, इस स्केच पे मुझे ड्राफ्टिंग करनी है, इसके डायमेंशंस दिखाने हैं। तो डायमेंशन दिखाने के लिए हम इस पे क्या कर सकते हैं? तो डायमेंशंस के लिए हमारे पास यहाँ पर सारे कमांड्स मौजूद हैं। आप देखें, लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायामीटर, ये सारे कमांड्स टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके जरिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे लीनियर है, लीनियर का शॉर्ट की जो है वो डायमेंशन लीनियर होता है। डायमेंशन के लिए DI डायमेंशन और लीनियर के लिए L। तो DIL इसका शॉर्ट कमांड है डायमेंशन लीनियर। एंटर कर दें,
आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं या आप डायरेक्ट इस टूल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डायमेंशन लीनियर। ठीक है, एंटर करने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करें एंड देन सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करें और इसे आप क्लिक करें ऊपर की तरफ, तो ये देखें डिस्टेंस दिखा रहा है 100 mm। अब ये डिस्टेंस जो है वो जो इस यहाँ पर मेजरमेंट आपकी शो हो रही है वो काफी ही छोटे, उसका जो साइज है, टेक्स्ट साइज है वो छोटा है, एरो साइज भी बहुत छोटा है। मुझे इसके साइज को चेंज करना है, तो इसकी सेटिंग डायमेंशन स्टाइल में होती है। डायमेंशन स्टाइल्स के लिए जो हम शॉर्ट की यूज करते हैं वो डी एंटर करते हैं डायमेंशन स्टाइल के लिए, और यहाँ पर हम मॉडिफाई में जाकर टेक्स्ट को, ये जैसे टेक्स्ट का सिंबल अभी आपको 0.18 नजर आ रहा है, मुझे इससे मैंने इसे 5 mm का दे दिया। सिंबल्स भी मैंने यहाँ पर 5 mm कर दिया। टेक्स्ट के कलर्स को मैंने चेंज कर लिया। टेक्स्ट के फॉन्ट को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट के फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा। उसके बाद आप यहाँ से एरो के सिंबल्स एंड एरो के लाइंस को भी आप अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक को ये रखा और एक मार्क आपने ये रख दिया, एरो हेड, क्लोज फील्ड एंड आर्किटेक्चरल टिक, ये ऑप्शंस आते हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं। लाइंस में आ जाकर आप लाइंस के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ रैंडम दिखा रहा हूँ, इसकी सेटिंग्स होती है कि किस तरह की चेंजेस चाहिए आपको, तो उसके आप पोर्शन इस पे बिहाफ पे आप उसके कलर्स को सिलेक्ट करते हो। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, तो आप इसे देख लो, ओके कर लो, सेट करंट कर लो, क्लोज कर लो। यहाँ देखिए आप, अब ये यूनिट के बाद यहाँ जो डायमेंशन नजर आ रहा है आपको जो लिखा हुआ, ये इसके बाद 4 टाइम्स 0 है ना, 4 डायमेंशन सेटिंग है। तो ये आप UN एंटर जब आपने पहली बार किया था तो आपने देखा था कि प्रिसीजन में आपने जो सेट किया था वो 2 डायमेंशन डेसिमल सेट किया था, तो यहाँ पर 4 डेसिमल है। तो 4 डेसिमल तक में आप अगर देख रहे हैं सेटिंग, तो ये ड्राफ्टिंग स्टाइल में ही आपको जाकर प्राइमरी यूनिट्स के ऑप्शन में ये डेसिमल को आपको चेंज करना पड़ेगा कि मुझे 2 डेसिमल तक ही चाहिए। सेट करंट, क्लोज, ये सेटिंग आपने कर लेनी है। ठीक है, अब आपने जैसे यहाँ 100 का, फिर इसी तरह से DIL डायमेंशन लीनियर के लिए पॉइंट टू पॉइंट को, तो डायमेंशन यहाँ से आप देखें, यहाँ पर पहला था ना लीनियर डायमेंशन, तो पॉइंट टू पॉइंट से तो आप एक बार आप एक इंटर में जब आप सिलेक्ट करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट ऑप्शंस आता है कि आप पहले इंटर में तो आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये जो भी पॉइंट के बीच में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट उठाना है तो डबल एंटर कर लें, कमांड में आए डायमेंशन लीनियर और एक बार और एंटर कर दें, और उसके बाद आप अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको पॉइंट से पॉइंट मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट से पॉइंट मैच वहां पर करना पड़ता है, जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, फिर इसके बाद मुझे दूसरे रेक्टेंगल और तीसरे, ये 3 स्टेज में मेरे पास ब्लॉक में कोई पोर्शन बना हुआ है। अब मुझे डायमेंशन दिखाना है, तो मैं यहाँ से डायमेंशन लूंगा। एक अगर फुल डायमेंशन दिखाना है तब तो मैं पॉइंट से ही लूंगा, पॉइंट टू पॉइंट। अगर मुझे इसके बाद सारे ब्लॉक्स मेरे अलग अलग हैं तो मैं डायरेक्ट डायमेंशंस पे जाकर इसे डबल क्लिक करते हुए अलग अलग स्टेज पे भी इसे दिखा सकता हूँ। तो उसमें मुझे पॉइंट टू पॉइंट मैच करने की जरूरत नहीं है, यानी सिलेक्शंस को पॉइंट तक लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उस लाइन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं जहां तक कि आपको डायमेंशन चाहिए। अगर लाइन आपका ब्रेक नहीं है बीच में, जैसे ये लाइन ब्रेक नहीं है तो आपका डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ब्रेक है, जैसे आप अगर चाहते हैं ये लाइन ब्रेक हो गया और फिर आगे गए, अब आप चाह रहे हैं कि ये पूरी लाइन एक बार में सिलेक्ट हो जाए डायमेंशन में, तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप जब सिलेक्ट करोगे तो एक ही लाइन सिलेक्ट होगा, क्योंकि बीच में ये ब्रेक है।
तो जहां ब्रेक है वहां पर आप अगर चाहोगे कि पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाए तो नहीं सिलेक्ट होगी, वहां पर आपको पॉइंट से पॉइंट ही मैच करके डायमेंशन देना होगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन था डायमेंशन लीनियर। अगला है डायमेंशन अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन के लिए डी तो आपको सब कुछ सब में देना है, डी से डायमेंशन होता है, और अलाइन का शुरू के 2 लेटर ए एल, तो अलाइन DAL एंटर करें। अगर आप ये पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे तो आप देखें इस तरह से अलाइन पे जो लाइन आपकी जो अलाइन डायमेंशन आने हैं वो आपको यहाँ दिखेगा। इसके अलावा आप अगर डबल क्लिक कर लेते हैं इसी के ऊपर तो डायरेक्ट आपको पॉइंट से पॉइंट मैच करने की जरूरत नहीं है। वही बात जो मैंने अभी इससे पहले बताई, तो ये अलाइन डायमेंशन के लिए यूज होता है। अगला एंगुलर डायमेंशन चाहिए, तो एंगुलर्स के लिए भी शॉर्ट की, सबके लिए जो शॉर्ट की है आप डी, सबके पहले ऑप्शन में आपको लेटर जो यूज करना है वो डी, उसके बाद उसके 2 स्टार्टिंग में ए क्या है DAN, तो ये शॉर्ट की हो जाएगा DAN आपका एंगुलर डायमेंशंस। सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट एंड सिलेक्ट सेकंड पॉइंट। अब इसके इन दोनों के बीच में एंगल दिखाना है तो ये 45 डिग्री पे है। अगर आप इससे इसके बीच में बाहर के साइड एंगल दिखाना चाहते हैं तो बाहर की तरफ क्लिक कर लें। अगर इसे आप इन दोनों के बीच में दिखाना चाहते हैं तो इसके, या फिर बाहर की तरफ दिखाना चाहते हैं तो आप इधर से दिखा दें। तो इस तरीके से आप एंगुलर डायमेंशंस का यूज करेंगे। ठीक है, एंगुलर डायमेंशंस के बाद आपके डायमेंशंस आते हैं इसमें आर्क डायमेंशन। तो इसके लिए आपको रेडियस डायमेंशन यानी सर्कुलर पाथ, सर्कल बनाने की जरूरत है। तो सर्कल के लिए कमांड जो होता है वो C एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट आप क्लिक कीजिए और रेडियस वैल्यू डाल दीजिए। जैसे मैं पहला रेडियस अभी मैंने 50 mm का डाला। अब मुझे इसका डायमेंशन दिखाना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से रेडियस लूंगा। यहाँ DAR भी होता है इसका, DRA डायमेंशन रेडियस, एंड सर्कल को सिलेक्ट करें। ये इसका डायमेंशन रेडियस पे हो गया। अगर इसका डायमीटर दिखाना है तो डायमीटर के लिए ये है DDI एंटर, DDI डायमेंशन डायमीटर सिलेक्ट करें। ये इसके 50 रेडियस एंड 100 डायमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें और भी डेप्थ है जो कि मैं इतने शॉर्ट टाइम में आपको कवर नहीं कर सकता। इसकी सेटिंग्स हैं, अब सेटिंग्स को मैं एक बार जरा और कवर कर दूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि अगर मेरे पास एक ही पेज के ऊपर मुझे अलग अलग साइज के डायमेंशंस चाहिए। अगर मुझे सपोज यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया, अब इसके सामने मेरे पास कुछ पॉइंट्स जो हैं ये है, यहाँ पर मैं DLI एंटर करते हुए डायमेंशन दूंगा तो इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से ये डायमेंशन छोटा पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसकी डायमेंशन स्टाइल को बदलना होगा। तो डायमेंशन स्टाइल बदलने के लिए साइज बदलना होगा। अगर आप साइज बदलते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर इस जगह पर मुझे 50 mm का साइज चाहिए और ये मुझे मालूम है 5 mm का साइज पे मैंने इसे सेट किया हुआ है। जैसे डी एंटर करता हूँ, डायमेंशन स्टाइल्स पे आप जब मॉडिफाई पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा टेक्स्ट पे आपने कितना हाइट रखा है, 5 mm का। अब मैं अगर इसी को 50 mm कर देता हूँ तो ओके, सेट करंट क्लोज, तो सब 50 mm हो जाएंगे, जो कि फिर मैं कंट्रोल Z से बैक आ जाता हूँ। तो मुझे तो सिर्फ इस वाले सेटिंग्स के लिए, इस वाले स्केच के लिए ही चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है न्यू क्रिएशन का, कि आप इसे नया क्रिएट कर सकते हैं। नया क्रिएट किया मैंने और इसको मैंने दे दिया DIM डायमेंशन 001 और कंटिन्यू कर दिया। अब ये नया खुल गया है, तो अब जो चेंज होगा तो वो नए वाले में होगा। मतलब 50 दे दिया ऐसे भी, और 50 मैंने एरो के भी साइज को 50 कर दिया। और कलर्स अगर चेंज करना है, जैसे मैं इसका कलर्स मुझे ग्रीन कर देना है, ओके कर दिया, सेट कर दिया, क्लोज कर दिया, तो कोई भी चेंज नहीं होगा।
अब इसे फिर से एक बार डायमेंशन लगाना होगा, DLI। तो आप देखें सिर्फ जो नया सेटिंग हुआ है, अब जो डायमेंशंस लगेगा वो उस सेटिंग्स के हिसाब से होगा, क्योंकि आप डी एंटर जब करते हो तो आपके पास एक डायमेंशन 001 पे आपने इसे सेट कर रखा है। अगर आपको दोबारा इस पे कुछ काम करना है तो फिर स्टैंडर्ड पे जाके सेटिंग करके सेट करंट करके ओके करना होगा। और अब जब इस पे कुछ काम करना है यहाँ पे, तो फिर इस जगह पर उस सेटिंग्स को यूज करना होगा। अगर इस पे दोबारा काम करना है, जैसे एंगुलर पे काम करना है, अगर कुछ एंगल पे काम करना है, तो इसकी सेटिंग्स के हिसाब से जो साइज आपने बनाया है, तो वो आपने डायमेंशन 001 पे बनाया हुआ, इसे सेट कीजिए, क्लोज कीजिए और फिर DAN आप यहाँ पर डायमेंशन ये करेंगे। तो ये एक समझाने का एक तरीका था, मुझे समझाना ये था कि आप अगर डिफरेंट सेटिंग यूज करना चाहते हैं एक ही जगह पे, एक ही ड्राइंग पे, तो आप यूज कर सकते हैं और जरूरत पड़ती है तो इसको आप डायमेंशन स्टाइल से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये इंपॉर्टेंट है डायमेंशन स्टाइल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे आ रहा है वो लेयर्स का यूज आ रहा है। ठीक है ना, इसमें और भी है, फिलिट है, ट्रिम है। ये फिलिट और ट्रिम को मैं नेक्स्ट डे जब ड्राफ्टिंग पे आऊंगा ना तो मैं कवर कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें कवर करना चाह रहा हूँ। तो अभी आपको सामने नजर आ रहा होगा लेयर्स। तो लेयर्स के लिए आप देखें, लेयर्स के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले जीरो, एक लेयर का कोई नाम नहीं है, दूसरा नाम जो है वो, ये दो ऑप्शन डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अभी डायमेंशन स्टाइल में आपने देखा डी एंटर किया तो स्टैंडर्ड और एनोटेटिव जो है ये दो डिफॉल्ट होते हैं। आप चाहे यहाँ पर 100 या जितनी मर्जी आप डायमेंशन को, सेटिंग्स को नया क्रिएट करते रहें, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जरूरत के हिसाब से क्रिएट होता भी है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है मुझे। अभी मुझे लेयर्स के ऊपर बात करनी है। तो लेयर्स क्या होता है, लेयर्स का क्या रोल है इस जगह पर, आप देख। अगला पॉइंट आता है कि जब भी कोई ड्राइंग बनाई जाती है, तो अभी क्या है कि मैं, अगर मुझे ये सपोज ये मेरा कुछ लेआउट है और ये फर्नीचर है और ये टेबल है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें भी कुछ ऑप्शंस बताया नहीं जा रहा है कि ये लेयर्स 0। इसे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ भी लेयर्स 0। तो अभी दूसरे बंदे को अगर कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ अचानक से सारे जितने भी आपके चेयर्स बनाए गए हैं, मुझे यहाँ पर इसको लॉक करना है या इसे हाइड करना है, तो अब कैसे हाइड करेगा मुझे? जितने भी, सपोज मैं ये एक छोटा सा ऑप्शन लिया और ये चेयर्स है, ठीक है, और इसे मैंने हर जगह कॉपी कर रखा है। इस लेआउट पे इतने चेयर यूज हुए हैं और कुछ टेबल्स यूज हुए हैं या कुछ और फर्नीचर्स यूज हुए हैं, मुझे सिर्फ इस वाले ऑप्शंस को हाइड करना है। तो मैं लेयर्स में, मेरे पास ऑप्शन आता है ऑफ ऑन का, लेकिन मैं ऑफ ऑन करूंगा तो सारे तो एक ही लेयर से बने हुए हैं, जिसे भी सिलेक्ट कर रहे हैं आप उसका लेयर्स एक ही है। तो आपने बनाया जरूर है अलग, स्ट्रक्चर वाइज वो अलग है, वो देखने में अलग लग रहा है, लेकिन उसका नाम अलग नहीं है। तो नाम अलग नहीं है तो वो आप जब उसको हाइड करेंगे या लॉक करेंगे, कोई भी चीज आप आगे, आपको जो जैसी कंडीशन आती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप काम करना चाहेंगे, तो ये लॉक या हाइड अनहाइड करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर कर दिया आपने ऑफ, सारे ऑफ हो गए। वजह क्या थी कि एक ही लेयर से सब कुछ बने हुए थे। तो इसलिए हमें लेयर्स को डिफाइन करने होते हैं कि ये जो जो भी पार्ट ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो अलग अलग लेयर्स के बन रहे हैं। जैसे अब मैंने पहला लिया LA एंटर, लेयर के लिए शॉर्ट की है LA एंटर किया मैंने। LA एंटर करते हुए यहाँ पर आप जो सब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू लेयर VP होरिज़न इन ऑल व्यू पोर्ट, इसे आप सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर लें। यहाँ पर नाम एंटर करें, जैसे मुझे यहाँ पर लेयर्स में नाम देना है डिफ्यूजर, DIFFUSER, डिफ्यूजर। डिफ्यूजर में भी मुझे S.A सप्लाई एयर डिफ्यूजर देना है और यहाँ से कलर डिफाइन करना है कि कलर जो होगा मेरा डिफ्यूजर्स का वो ये कलर्स मैं सेट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं लाइन टाइप डिफाइन करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी में,
कि इसकी लाइन टाइप क्या होगी। तो अगर डॉटेड लाइन रखना है, इसके अलावा कोई और लाइन रखना है, तो आप लोड करते हुए ये इतने सारे लाइन के ऑप्शन है, लेकिन मुझे इसमें यूज नहीं करना अभी। तो जो भी लाइन है, जो सॉलिड लाइन है, उसी को मैं ओके कर लेता हूँ। अब लाइन वेट की बात आती है, तो लाइन वेट में डिफॉल्ट में जो लाइन वेट है वो सिलेक्ट होगा। डिफॉल्ट लाइन वेट क्या होता है मैं इसके बाद बता दूंगा, लेकिन हम लोग जो अक्सर यूज करते हैं लाइन, वो 0.09 या 0.05 mm को यूज कर लेते हैं। ये मैंने यूज किया। अब आ जाता है ट्रांसपेरेंसी की बात। तो ट्रांसपेरेंसी का भी पोर्शन यहाँ पर यूज नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी का भी मैं इसको कवर बाद में करूंगा कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, तो वहां पर आप इसके ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू अभी 0 है, 0 से 90 तक के बीच में आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन इसका यूज यहाँ पर नहीं होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ और आगे के ऑप्शंस को भी मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने एक ऑप्शन बताया सप्लाई एयर डिफ्यूजर, दूसरा एक और क्रिएट कर रहा हूँ R.A रिटर्न एयर डिफ्यूजर, और इसको मुझे कलर जो डिफाइन करना है वो इस कलर से करना है। मैंने कलर बदल दिया और सेम लाइन और लाइन टाइप जो है, लाइन वेट जो है वो वही रहेगा। इसके अलावा आप जितनी भी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मुझे डक्ट के लिए क्रिएट करना है तो SAD सप्लाई एयर डक्ट, उसके लिए मैंने कलर्स ब्लू उठा लिए और लाइन वेट सेम रखने दिया। तो ये इस तरह से उठाने के बाद मैंने क्लोज किया। मैंने जो क्रिएट किया है ना, वो लेयर्स यहाँ क्रिएट होते चले जाएंगे, और ये लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रोजेक्ट्स में, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। मैं अभी तुरंत आपको इसके बाद बताने के बाद एक प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाऊंगा, और उसमें मैं आपको लेयर्स दिखाऊंगा कि किस तरह से लेयर्स का यूज होता है। खैर अभी तो फिलहाल मैंने लेयर्स बना लिए। अब मुझे लेयर्स डिफ्यूजर्स बनाने हैं, तो मैंने जो भी काम करने हैं तो उससे पहले आप लेयर्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे आपको पहले से लेयर्स बना हुआ सप्लाई एयर डिफ्यूजर बनाना है, लेयर्स आप सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आप जैसे REC एंटर @ 600 बाय 600 का एक डिफ्यूजर्स मुझे बनाना है। इस पे मैंने ऑफसेट लगा दिया कि भाई मुझे 50 mm का ऑफसेट लगा दिया। इस तरह से मैंने एक लाइन इस तरफ से क्रॉस कर दी, एक लाइन। अब जो भी टूल्स यूज होंगे, बन तो रहे हैं डिफ्यूजर्स, लेकिन टूल्स क्या यूज हो रहे हैं, लाइन पॉलीलाइन। शुरू में थोड़ा सा लेक्चर्स बोरिंग हो जाता है, वजह यह है कि वो चीजें हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि अक्सर हम लोग ने पढ़ा रखा है, HVAC का पोर्शन पढ़ा है, तो वो काम तो वो होना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है कि स्टार्टिंग में अगर आपको मैं डायरेक्ट ये बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये बन कैसे रहा। अभी मैं रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ, ऑफसेट का यूज कर रहा हूँ, लाइन का यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये टूल्स को स्टार्टिंग में कवर किए थे। और हकीकत यही है कि ये शुरू के पॉइंट्स जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं, ठीक है। तो आप अब आ जाएं, जैसे इस तरीके से हमने एक डिफ्यूजर बनाया, अब इसको एरो मार्क देना है मुझे। तो एरो के लिए आप एक लाइन उठाएं, कहीं से भी रैंडम आप एक लाइन उठा लें। लाइन उठाकर उसे, जैसे मैंने 120 का mm का एक लाइन ले लिया, और इस तरफ मैंने 100 का ले लिया, और इधर ऐसे रैंडम मैंने स्लोप में एक ऑप्शन दिया और मिरर कर दिया MI, और मिरर करते हुए बीच से कोई पॉइंट्स को उठाकर मिरर कर दिया, और इसे बीच से यहाँ से ट्रिम किया। इसका कोई अपना स्केल नहीं होता कि एरो आप सेम, बस देखने में ऐसा हो कि ये ठीक लगे। ठीक है, तो अब आप इसे सेट कर सकते हैं। अब इस जगह पर इसे लाकर इसे थोड़ा आप देखने में लग रहा है कि इस डिफ्यूजर के हिसाब से एरो ज्यादा साइज में बड़ा है, तो आप स्केल कर सकते हैं, इसको इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। स्केल के लिए SC एंटर, सेलेक्ट एंटर। अब इसे स्केल में आप इसके फैक्टर्स को डाल दें, इसे छोटा करना है या बड़ा करना है। मुझे छोटा करना है, कितना छोटा करना है, तो इसे 0.7 डाल दिया, यानी फैक्टर डाल दिया, ओके कर दिया, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। 0.5 डालते हैं तो आधा हो जाता, और इसे मिड पॉइंट पे लाकर यहाँ रख दिया, और इसे यहाँ से थोड़ा
दूर कर दिया इस तरह से। और यहाँ पर एक कमांड डाल दिया, एरे कमांड, AR एंटर। और एरे में दो ऑप्शन आता है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। तो मुझे पोलर एरे पे लेना है, पोलर, और पॉइंट इसका सेंटर डाला, और इससे ये सर्कुलर पाथ में इस तरह से ये घूम गया। यहाँ पर अब आइटम्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे आप 4 कर दें, एंटर। तो ये इस तरीके से ये सप्लाई एयर में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपका पॉइंट जो बना, अब इसे आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आप इसे ब्लॉक क्रिएट कर लें। मतलब आप चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन में परमानेंट सेव रखूं, तो आप यहाँ पर बी एंटर करें, ब्लॉक, और ब्लॉक में इसका नाम दे दें SAS.A डिफ्यूजर। ब्लॉक का यूज क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, मगर अभी पहले मैं ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। क्या किया मैंने, ब्लॉक का नाम दिया स्पेसिफाई पिक पॉइंट, कोई एक पिक पॉइंट उठा लें, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करें जो डिफ्यूजर्स पे हैं, सिलेक्ट करके एंटर करें और यहाँ से ओके करें। तो आप देखें ये पूरा एक ब्लॉक बन गया। आप जब भी सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट एक बार में होगा, और जब इसे दोबारा इंसर्ट करना हो कभी, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो अब तो ये डिलीट हो गया, तो नहीं, ये ब्लॉक सेव है। आप आई एंटर करें, इस जगह देखिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास मैंने जो बनाया वो एक ही ब्लॉक बनाया, उसका नाम क्या है, सप्लाई एयर डिफ्यूजर। आप ओके करके इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, तो ये दोबारा आपके पास आ गया। अब ब्लॉक का यूज क्या है कि अगर मैंने इसे कई जगह पर प्लेस कर लिया है, ऑलरेडी मैंने बना लिया है, बाद में मुझे लगा कि नहीं इसका कलर चेंज करना है, या फिर मुझे इसके एरो को ना, एरो का साइज चेंज करना है, और ऑलरेडी मैंने इसे हर जगह सेट कर रखा है, लेआउट पूरा तैयार हो गया है, तो अगर ब्लॉक में अगर मैं चेंजेस करूंगा तो ये सब में चेंजेस हो जाएगा। अब ब्लॉक एडिट के लिए ऑप्शन क्या है, डबल क्लिक किसी के ऊपर करते हैं तो ब्लॉक एडिट का ऑप्शन आ जाता है, और या BE एंटर करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऑप्शन ये है कि अगर ब्लॉक बहुत सारे बने हुए हैं तो आपको फिर सिलेक्ट करके चुनना होगा कि कौन सा ब्लॉक लेना है, इसीलिए इसी के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, ऑलरेडी ये सिलेक्ट होकर आ जाता है। ओके करें। जैसे अगर ब्लॉक मुझे सपोज मुझे यहाँ से इस लाइंस को यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो और उसके बाद क्लोज कर दिया और सेव कर दिया, तो देखें ये सारे ब्लॉक्स में आपके ये वाले चेंजेस हो गए। ठीक है, तो ये फायदा है आपके ब्लॉक्स का। तो अब यही चीज मैं इसमें बताना चाह रहा था कि एक ब्लॉक मैंने एक लेयर से आप डिफ्यूजर्स बना। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन से डक्ट का को कवर कर दिया, जैसे ये डक्ट चल रही है मेरी, अभी मैं डक्ट बनाने का तरीका ये अलग है होता है, ये इस तरीके से डक्ट नहीं बनता, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए कि इसका क्या यूज है। अब ये आपने बना दिया, अगर मुझे यहाँ पर से मेरे पास इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, मुझे यानी यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, डिफ्यूजर्स एंड डक्ट को, अगर डिफ्यूजर को हाइड करना है या डक्ट को मुझे डिलीट करना है या डिफ्यूजर्स को डिलीट करना है, तो मैं डिफ्यूजर्स को डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन बाकी जो पोर्शन है उसे डिलीट नहीं करना चाहता, तो आप बाकी पोर्शन को लॉक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इस वाले पोर्शन को लॉक कर दिया, इसे लॉक कर दिया, इसे लॉक कर दिया और इसे लॉक कर दिया, सॉरी डक्ट को, डिफ्यूजर को छोड़ दिया। अब आप एक बार सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे डिलीट करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिफ्यूजर सिलेक्ट होगा, जो लॉक होगा वो सिलेक्ट डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो इसमें आप, इसीलिए हम लेयर्स को अलग अलग ऑप्शन में यूज करते हैं। ठीक है, इसे फिर आप जो से बाद में जिस पे काम करना है इसको आप अनलॉक कर सकते हैं। इसी तरह से एक ऑप्शन आता है हमारे पास ऑफ और ऑन। अगर मैं डिफ्यूजर्स के ये वाले ऑप्शंस को ऑफ कर दूं तो सारे डिफ्यूजर्स ऑफ हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ऑफ ऑन का भी ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है फ्रीज का, तो फ्रीज वाला ऑप्शन वो लेआउट पे आता है, वो मैं जब दूसरे सेशन में आऊंगा तो मैं कवर करूंगा। ठीक है उसे। अब मैं साथ साथ में आपको एक लेआउट जरा दिखा देता हूँ कि इस लेयर्स का यूज क्या है, जिसमें आपको चीजें कवर हो जाए, समझ में आ जाए। ये तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मली कमांड आपको बताया, आज थोड़ा सा टॉपिक कवर किया। मैं 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं ओपन कर लेता हूँ, वेट।
यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक AHU रखा है, AHU से डक्ट को ले जाया जा रहा है, डक्ट के साथ साथ छोटे छोटे ग्रिल्स हैं, ठीक है। ग्रिल्स की डिटेल यहाँ पर ऑप्शंस में आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो यही मैं नेक्स्ट सेशन में यही कवर करूंगा कि किस तरह से आप इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको इतनी चीज़ों का जो आज बताया है, इतनी नहीं, इससे कहीं और ज़्यादा चीज़ भी आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था। आज सेशन का जो टाइम था वो ख़त्म हो जाता अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करता, और बहुत सी चीज़ों को कवर नहीं कर सकता था उतने से टाइम में। लेकिन फिर भी मैंने जो बताया वो आप उसको अगर प्रैक्टिस करें तो इन सब चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। अब देखिए लेयर्स यहाँ पे बने हुए हैं, कितने लेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जिस जिस लेयर्स को आप सिलेक्ट करेंगे उससे यहाँ पर आपको पता चलेगा। जैसे ये लेयर्स, इसको सिलेक्ट करते हैं, ये ब्लॉक में है ऑलरेडी। एक मिनट, सारी चीज़ें आपकी ये, अब ये देखिए एस एयर डक्ट यानी सप्लाई एयर डक्ट है ये, ठीक है। अगर ये लाइन आप यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट करें, यहाँ से ये जो पाइप आ रही है, एक पाइप को आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए चिल वाटर रिटर्न, दूसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे चिल वाटर सप्लाई, तीसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी जो है वो आपका एक लाइन और है यहाँ पर HWR, ठीक है, हीट रिकवरी। तो ये सारी चीज़ें आपको लेयर से बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर इसे कभी लॉक करना चाहें कि कोई मॉडिफाई करना हुआ बाद में, तो ये चीज़ें इजीली मैनेज हो सके, ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेशन आ जाती हैं उसे चेंजेस करने में, ठीक है। तो आगे जो चलेगा, अब ड्राफ्टिंग क्यों मैं कह रहा था, ड्राफ्टिंग अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं ये देखिए यहाँ पर चिल वाटर सिस्टम, चिलर्स लगे हुए हैं सारे। अब ये चीज़ें हमें ड्राफ्ट करनी होती हैं। तो अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर डिज़ाइन और कैलकुलेशन के साथ साथ ड्राफ्टिंग भी ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप हो सकता है डिज़ाइन अच्छा होने के बावजूद भी आप ड्राफ्टिंग की वजह से सिलेक्ट ना करो, तो वहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग स्किल का होना ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग स्किल आपको बेहतर करना पड़ेगा। अगला है इसमें किसकी सेक्शंस कैसे कटते हैं। ड्राफ्टिंग में ये बताया जाता है कि आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हो, अगर इसको साइड व्यू से देखोगे तो इस चिलर्स कैसा दिखेगा, और ये कैसा एग्जैक्ट आपको दिखाना है साइड व्यू से, और सेक्शन कैसे बनाए जाते हैं, सेक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ड्राफ्टिंग स्किल में आती हैं। तो ड्राफ्टिंग स्किल में जो मैंने आज बेसिक कमांड्स बताए ना ऑटोकैड में, होता है क्या है कि इसलिए आप जब ऑटोकैड सीखने जाते हो तो 2 महीना या 1 महीना ऑटोकैड सीखने में जो टाइम लगता है ना, वो सिर्फ टूल्स का लगता है। वो जो बहुत सारे जगह पर जो सिखाए जाते हैं कि ऑटोकैड आइए 2D और 3D सीखिए, वो सिर्फ टूल सिखाते हैं। वो उसके ऊपर में आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है वो नहीं, वो सिर्फ टूल सिखाएंगे। जो मैं अभी अब तक जिस पे मैंने बात किया आपको कि मिरर कैसे होता है, ऑफसेट कैसे होता है, लेकिन टूल्स के जरिए आप कौन कौन सी चीजें बना लेते हो उस स्किल के बारे में नहीं बताया जाता। वजह क्या है कि जो ऑटोकैड पढ़ा रहा है वो अगर सिविल का बंदा है, और वो ऑटोकैड टूल्स तो कोई भी पढ़ा सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा भी पढ़ा सकता है, लेकिन उस पे जो काम हो रहा है वो उसे नहीं पता कि भाई अगर कोई फैशन डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाह रहा है तो ऑटोकैड पे अगर मैं उसको टूल्स बता दूं तो मैं उसको फैशन डिजाइनिंग का काम थोड़ी बता सकता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है कैसे एंड करना है। मैं तो HVAC और MAP इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के बारे में बता पाऊंगा। हाँ, टूल्स तो सबके लिए सेम है। जो मैंने स्टार्टिंग के कुछ ऑप्शंस जो पहले लिए टूल्स, और वो शुरू के कुछ पार्ट्स जो होते हैं टूल्स, वो बताना जरूरी है, उस लेयर्स को समझना जरूरी है। भले ही वो थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि आपसे फील्ड से अलग होगा, कि आपको लग रहा है कि ये तो टूल्स है, अभी तो मुझे तो HVAC पे काम करना है, तो मैं तो वहां तक अभी पहुंचा नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ये टूल्स का सीखना जरूरी होता है। मैं चाहता तो आपको शुरू में ही ये ड्राइंग खोलकर दिखा देता, लेकिन मैंने नहीं दिखाया कि ये इस पे जो मैं बात करूंगा इसके जैसे प्लांट रूम पे कैसे काम करेंगे, या फिर कल जो मैं बताऊंगा वो इस वाले पोर्शन पे बताऊंगा कि अगर कोई स्पेस आपको मिल जाता है उस पे आपको ग्रिल्स और डिफ्यूजर्स और डक्टिंग किस तरह से आपको करनी है, तो वो नेक्स्ट सेशन में मुझे वो कवर करना है। और इसके बाद जो एक सेशन इंपॉर्टेंट, 3 सेशन है ना ऑटोकैड का, तो तीसरा सेशन जो होगा वो कंपैरिजन का होगा, वो रेविट और ऑटोकैड। कि आपने अगर आप लोगों ने रेविट का नाम सुना हुआ है तो आखिर रेविट का जो MNC कंपनी
सारी जो हैं वो रैविट को ही यूज कर रही हैं और बिना रैविट के वो किसी को हायर ही नहीं कर रही हैं। तो उसके बारे में मुझे बताना है थोड़ा सा कि आप लोग उससे थोड़ा पता हो आपको कि रैविट होता क्या है, क्योंकि कल को अगर कोई रैविट पे आप कहीं जाओ किसी जगह पर, हो सकता है आप यहाँ पर नहीं हो, किसी जगह पर भी आपको रैविट का यूज करना पड़े, तो कम से कम रैविट के से इंट्रोड्यूस तो हो। बाद में अगर आपको सीखने का कभी कुछ इरादा हो तो वो अलग बात है, लेकिन रैविट से के बीच में आप कंपैरिजन तो बता सको कि अच्छा ऑटो कैड पे ये होता है, रैविट पे भी वही चीज, काम तो वही हो रहा है, एमएपी का ही काम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है रैविट के ऊपर 3D होता है, 3D में क्या क्या चीजें निकलती हैं, उसमें क्वांटिटी का भी ऑप्शंस होता है, उसमें क्लैशिंग का भी ऑप्शंस होता है, वो सारी चीजें आपको रैविट पे कवर कर दी जाएगी। अब रैविट का एक थोड़ा सा एक्सपोजर, जैसे अब ये ऑटो कैड पे है, ये ऑटो कैड पे मैंने आपको दिखा दिया, इसमें कहीं पर भी 3D का ऑप्शंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसी को साथ में एक छोटा सा मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर आप जो लास्ट वाला सेशन है वो मिस ना करें, उसमें मैं आपको रैविट ओपन करके सिर्फ मैं दिखा देता हूँ कि चीजें जो मैं बताऊंगा। अब ये देखिए, अब ये रैविट के ऊपर है। अब रैविट में क्या है, यहाँ पर आपका ये एयर कूल्ड चिलर्स लगे हुए हैं, ये आपका प्राइमरी पंप्स लगा हुआ है, ये आपका सेकेंडरी पंप्स लगा हुआ है, लेकिन आप इस चीज को आप 3D में भी देख सकते हैं। वहां पर 2D का ही ऑप्शंस आता है, यहाँ पर आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं, शेड्यूलिंग निकाल सकते हैं, जो कि ऑटो कैड में आपको निकालना पड़ता है मैनेज करके। ये देखिए, ये आपके पंप्स हैं, ये आप सारे अपने चिलर्स लगाए हैं, ठीक है। चिलर्स के सेकेंडरी पंप्स, प्राइमरी पंप्स, किस तरह से रूटिंग हो रही है, कहाँ से ये होते हुए आपके TFA यूनिट्स ट्रीटेड फ्रेश एयर में जा रहा है, ये आपके शाफ्ट में जाते हुए नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी हर फ्लोर्स पे आपकी डक्टिंग हो रही है। ग्राउंड फ्लोर्स पे अगर मैं आ जाऊं, या आपके ग्राउंड फ्लोर्स पे देखें, इस तरह से आपके छोटे से रूम्स में FCU लगा है, इसको भी आप अगर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से 3D ऑप्शंस पे आप जाएंगे, यहाँ से आप मैकेनिकल, तो ये सिर्फ इतने से पार्ट पे आप इसके 3D को आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ है। तो आप 2 सेशंस आपके लिए, आज का सेशन पहला सेशन है जो ऑटो कैड में खास से वो थोड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि उसमें कमांड्स और टूल्स जो यूज होते हैं वो पता नहीं चलते हैं कि हम अभी इस टूल्स का आगे यूज क्या करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो ऑटो कैड पे ही होगा, और जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आप अगर रैविट के भी ख्याल में आपके जहन में आता है कि नहीं रैविट ही इम्पोर्टेंट है, तो ना, ऑटो कैड भी है, क्योंकि ऑटो कैड के ही हिसाब की वैकेंसी ज़्यादा है मार्केट में। अगर 95% अभी भी इंडिया में ऑटो कैड पे यूज़ हो रहा है, और MNC कंपनी जितनी भी हैं वो रैविट पे स्विच कर चुकी हैं। तो इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है, तो आप दोनों ही जो सेशन है वो अटेंड करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसके आपको आगे जो है वो रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, आज के सेशन की भी और जो इससे पहले हुई है वो भी, और जो आगे होंगी वो भी, ठीक है। तुम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हेलो देन जो, हाँ हेलो, बताइए सर, इसका से हम लोग को सर लेआउट्स वगैरह चाहिए ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर पाए घर में। हाँ, किस लेआउट्स वगैरह सब कुछ आपको लास्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी क्या है कि आज तो ऑटो कैड में आपको समझ में आया होगा, आज तो कुछ भी नहीं हुआ, आज सिवाय कमांड्स के कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। यस तो सर। कल नेक्स्ट जो सेशन होगा, कल तो नहीं होगा, जो वेडनेसडे में है शायद, तो उसमें जो सेशन होगा तो उस पे जो मैं आपको बताऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको लेआउट दे दूंगा। और फिर सेकंड लास्ट जो सेशन होगा वो सिर्फ कंपैरिजन होगा, क्योंकि रैविट को सीखने में ही 2 मंथ्स के करीब चले जाते हैं,
ठीक है ना। रेविट का सॉफ्टवेयर जो है वो सीखते सीखते में आपको 2 महीने लगते हैं। ऑटोकैड आप 1 महीने के अंदर कवर कर जाते हैं प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि ऑटोकैड में टूल्स ज्यादा नहीं है, रेविट्स में टूल्स ज्यादा होते हैं, और रेविट्स में टूल्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। रेविट्स में ऑटोकैड्स की तरह टूल्स नहीं है कि आपको डक्ट पहले लाइन के बारे में सीखना है, पता गया, और फिर लाइन से फिर आपको डक्ट या ऑफसेट देकर आपको डक्ट बनाना पड़ रहा है। रेविट में डक्ट के अलग कमांड है, डक्ट्स बनाना है तो डक्ट्स टूल्स में जाइए, आपको इक्विपमेंट्स बनाना है तो इक्विपमेंट्स टूल्स में जाइए, आपको ग्रिल बनाना है तो एयर टर्मिनल टूल्स में जाइए। तो वहां पर टूल्स अलग है, तो वहां के टूल्स कुछ अलग होते हैं रेविट पे, और ऑटोकैड के कुछ अलग हैं। तो कोई नहीं, अभी दो सेशन आप ले लें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और कोई डाउट? हाँ हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर वो MEP में वो जो इलेक्ट्रिकल रहता है वो इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं या मैकेनिकल वाले ही करते हैं उसका? इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं। हाँ तो सिर्फ प्लम्बिंग और मैकेनिकल का हम देख ये हाँ, मैकेनिकल वाले रेविट के ऊपर रेविट अगर सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो रेविट सॉफ्टवेयर पे जो 3 पोर्शन है, ऐसे देखो, अगर कायदे से एमएपी, अभी एमएनसी कंपनी जो जितनी भी बड़ी कंपनी है वहां पर उनके पास प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिस प्रोजेक्ट्स में काम बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक ही बंदे से सारा काम नहीं ले सकते, क्योंकि वो उनका डेडलाइन होता है कि इस डेडलाइन में हमें उसे कवर करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। तो अगर एक ही बंदा सब कुछ करे तो वो प्रोजेक्ट नहीं सबमिट हो पाएगा। तो इसलिए वो उनके पास मैकेनिकल्स यानी एचवीएसी पे काम करने वाली टीम अलग होती है, प्लम्बिंग और फायर पे अलग होती है, इलेक्ट्रिकल पे अलग होती है। लेकिन फिर भी आपको जब आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत, अगर रेविट आप करते हो तो मैं तो तीनों चीजों सब पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाऊंगा, प्लम्बिंग भी पढ़ाऊंगा, मैकेनिकल भी पढ़ाऊंगा। लेकिन रेविट पे आपको पता होना चाहिए डिजाइनिंग नहीं होती है, रेविट पे आपकी मॉडलिंग होती है। और रेविट के जो यूजेस हैं वो अलग यूज हैं, वो मैं आपको लास्ट दिन सेशन में बताऊंगा कि रेविट के यूजेस क्या हैं। असल जो डिजाइन का जो पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है, वो सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, शायद 2-3 दिन 4 दिन जो सेशन चला है आपका, वो असल डिजाइनिंग के टॉपिक पे था। अब जो बात आ रही है वो ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग है, क्योंकि डिजाइन होने के बाद जब ड्राइंग बनाई जाती है तो किन सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है ड्राइंग बनाने के लिए, या क्वांटिटी निकालने के लिए, या शेड्यूलिंग निकालने के लिए, क्या किया जा रहा है, आगे क्या मार्केट में क्या यूज हो रहा है, उसको असल में मुझे आपको आज जो ज्वाइन किया गया है वो इसी वजह से किया गया था कि मैं ये बता सकूं आपको कि मार्केट में इसका यूज क्या है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रिकल्स पे ज्यादा फोकस तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं खुद मेरी कंपनी मैं चलाता हूं तो मुझे पता है कि एक साथ सब काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बांट देता हूं टीम को अलग अलग, क्योंकि वो जो डेडलाइन होता है उस डेडलाइन में पूरा करना मुश्किल है कि एक ही बंदा सारा काम करे, तो वो तो फिर प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए ठीक है, ओके। फिर मैं एग्जिट कर रहा हूँ, जरा मुझे ट्रैवल भी करना है, अभी कहीं जाना है, ठीक है ना। तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ आपसे, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट आप ग्रुप पे है ना, आपका सारा ग्रुप बना हुआ होगा शायद इस पे, एक ग्रुप है। टेलीग्राम हाँ, टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे बना हुआ है, अच्छा ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेशन जो है वो वेडनेसडे है और थर्सडे है, 2 दिन है, ठीक है। इसके बाद 2 दिन इसी टाइम पे 11 बजे से आप लोग कनेक्ट हो जाना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन इंपॉर्टेंट बस इस वजह से था कि वो थोड़ा सा टूल्स पे मुझे कवर करना था, इस वजह से वो टूल्स के बारे में बताना जरूरी था। असल टॉपिक पे तो मैं आज आया ही नहीं, ठीक है। सर ये वीडियो अपलोड बहुत लेट हो रहा है क्या? कौन सा वीडियो? ये जो सेशन है ना, सेशन का वीडियो अच्छा, अभी पिछले क्लास का वीडियो नहीं हुआ, मिला है क्या? मिला है सर, पर लेट मिला है उसको, रात में कुछ मिला है। क्या मिला है? नहीं, लेट अपलोड किए हैं उसको। अगर जल्दी अपलोड किए तो अपने को प्रैक्टिस के लिए आसानी होगी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये एक आप डायरेक्ट जो है वो किससे आपसे बातचीत हो रही है, जो चैट पे बात हो रही है वो किससे हो रही है? नहीं, जो टेलीग्राम पे आता ना, उस पे लिंक आता ना उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, मैं एक दफे बात कर लूंगा, वो हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो जिस वजह से लेट हो रहा हो। ऐसे सब सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके ओके। चलिए, ओके।